हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने को है और एग्ज़ाम के बाद बच्चे कुछ राहत की सांस लेंगे। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही उनकी ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी एक और नई उलझन खड़ी हो जाएगी और वो है सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर के। हम सभी ने वो दौर देखा है जब हम भी 10th और 12th के एग्ज़ाम देते थे। उसके बाद रिज़ल्ट आने का वेट करते थे और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे समय में एजुकेशन को लेकर इतना टफ कंपटीशन कभी नहीं होता था। उस समय केवल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे जो ज़्यादातर स्टूडेंट लिया करते थे, जिसमें पेरेंट्स भी यही तीनों सब्जेक्ट में से सेलेक्ट करने की सलाह दिया करते थे। लेकिन आज का दौर बहुत मुश्किल भरा है। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th के बाद अपने बच्चों की स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें, क्या सब्जेक्ट उन्हें दिलाएं जिससे कि उनके कैरियर में कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही अगर ऐसे में उनको सही समय पे सही सलाह मिल जाए तो उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, पैसा ख़राब नहीं होता, साथ ही साथ उनका जो भी समय है वो ख़राब नहीं होता। और अगर फ़ायदे की बात करें तो सही एजुकेशन स्ट्रीम के साथ साथ कैरियर भी सिक्योर रहता है। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आज के दौर में बच्चों को सही डायरेक्शन मिल जाए तो सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि आज कैरियर को देखते हुए एजुकेशन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। उनकी कुंडली उनको किस सब्जेक्ट स्ट्रीम के लिए प्रॉमिस करती है। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर कुछ वीडियोस एजुकेशन स्ट्रीम को लेकर अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। किन बच्चों को साइंस स्ट्रीम सूटेबल होगी, उनकी कुंडली में क्या प्रॉमिस है। आप लोगों में से जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि कुंडली में किन किन हाउसेस से, किन किन ग्रहों से और किन किन राशियों से क्या देखा जाता है। किन वर्क चार्ट को भी एजुकेशन के लिए देखा जाता है। आइए सबसे पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी कुंडली में 4th हाउस शिक्षा के लिए देखा जाता है, 5th हाउस नॉलेज के लिए देखा जाता है और 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए देखा जाता है और 11th हाउस हमारी अचीवमेंट के लिए देखा जाता है। हायर स्टडी में सफलता पाने के लिए जुपिटर, मरकरी, वीनस और केतु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र मनोरंजन, कला और शिल्प के बारे में बताता है, जबकि केतु छिपी हुई बुद्धि और अत्यधिक तकनीकी कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हायर एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। यदि राहु 6ठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में हो तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई के फोकस के लिए परेशानियों का सामना करते हैं, वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते, जो हायर एजुकेशन में उनके लिए असफलता का कारण बनता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद भी कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट कुछ नंबरों से रह जाते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि हम आधे नंबर से या 1 नंबर से रह गए हैं। तो उसका कारण होता है कि 12th हाउस में राहु के साथ बृहस्पति हो। तो यही वो एक योग होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है नवमेश, यदि वो अष्टम भाव में हो तो आपकी हायर एजुकेशन में भी आपको रुकावट पैदा करता है। यदि 5th हाउस का स्वामी या 5th लॉर्ड 12th हाउस में अफ्लिक्टेड हो और शनि 9th हाउस में राहु के साथ हो तो ऐसे स्टूडेंट्स बार बार असफलता को फेस करते हैं। इसके अलावा यदि शुक्र नीच का हो, बुध कमज़ोर हो और गुरु अष्टम भाव में वक्री हो और केतु भी शुभ स्थिति में नहीं हो
तो ऐसे स्टूडेंट हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते। हायर एजुकेशन में सफलता पाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस के स्वामी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वेल प्लेस्ड होने चाहिए, एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए। क्योंकि कुछ दोष और कुछ नकारात्मक योग होते हैं जो हायर एजुकेशन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उनमें से जैसे कालसर्प दोष है, गुरु राहु दोष है, शापित दोष है, ग्रहण दोष है या फिर विष योग है। ये दोष या फिर ये योग अगर आपके चार्ट में होंगे तो हायर एजुकेशन में हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। इन सभी योग और दोषों को आप लग्न चार्ट के अलावा नवांश चार्ट में ज़रूर देखें, D24 चार्ट में देखें, D7 में देखें, आरूढ़ लग्न में देखें और साथ ही साथ कारकांश लग्न में भी ज़रूर देखें। हम कह सकते हैं कि लग्न चार्ट भगवान की इच्छाओं के साथ साथ आपकी अपनी इच्छा को भी रिप्रेजेंट करता है। कारकांश लग्न केवल भगवान की इच्छा होती है, नवांश लग्न का फल है और सप्तांश या D7 आपकी बुद्धि है और D24 या चतुर्थ विषयांश आपकी सीखने की जो क्षमता होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपका माइंड और आपकी नॉलेज का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखते हैं। शुक्र और बुध लिखने और समझने का तरीका बताते हैं। मंगल और सूर्य एक स्कॉलर को लॉजिक के साथ वेदांत की शिक्षा देते हैं। शनि और राहु एजुकेशन में या तो बहुत हाइट दे सकते हैं या फिर डिले दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं केतु भी इसी तरह का रोल अदा करता है। इस तरह कुंडली का 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं। 10th के बाद किन बच्चों को साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए? साइंस में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे एग्रीकल्चर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, हेल्थ एंड होम साइंस, पैरामेडिकल, कंप्यूटर साइंस। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज साइंस में होते हैं और ऐसे में लगभग सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हर कोर्स के लिए अलग अलग ग्रहों को देखा जाता है, लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले साइंस स्ट्रीम को हम लेते हैं। सूर्य को फिज़िक्स के लिए देखा जाता है, चंद्रमा को केमिस्ट्री के लिए देखा जाता है और जुपिटर को बायोलॉजी के लिए देखा जाता है। ये तीनों पीसीबी के लिए देखे जाते हैं। लेकिन अगर पीसीएमबी के लिए देखा जाए तो ऐसे में जैसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा उसी के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैथ के लिए सूर्य को देखा जाता है, मंगल को देखा जाता है, बुध को देखा जाता है और अगर केतु स्ट्रांग हो तो मैथमेटिशियन भी बना सकता है, गणितज्ञ बना सकता है। तो हर फील्ड के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन देखा जाता है और इसीलिए इनको नॉन टेक्निकल, सेमी टेक्निकल और टेक्निकल इन्फ्लुएंस में रखा जाता है, जिसमें हर ग्रह का अपना अलग अलग रोल होता है जो हर हॉरोस्कोप के हिसाब से, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से और दशा सीक्वेंस के हिसाब से उनको एजुकेशन की फील्ड देते हैं। हर चार्ट में ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कई बार तो ठीक रहता है, लेकिन कई बार ऑटोमेटिकली बच्चा उसी जगह पर पहुंच जाता है जो उसकी डेस्टिनी डिसाइड करती है और वो अपनी स्ट्रीम फिर से चेंज कर लेता है। तो ऐसे में बिना समय गंवाए वही सिलेक्शन करना चाहिए जो आपकी हॉरोस्कोप प्रॉमिस देती है। और अगर आप डिटेल में एजुकेशन स्ट्रीम को समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। ये चार्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का है जो हम सभी लोग जानते हैं। 14 मार्च 1879 लगभग 11 बजे का जर्मनी का इनका जन्म है। फिजिक्स के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। इनके चार्ट में अगर आप देखें तो बहुत पावरफुल राजयोग है 9th और 10th हाउस में एक्सचेंज के रूप में, यानी जुपिटर और सैटर्न में एक्सचेंज है।
जो नेम, फेम और पर्सनालिटी देता है, अचीवमेंट देता है। मिथुन लगन के चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड शुक्र दशम भाव में एग्जॉल्टेड है और दशम भाव नेम फेम देता है अगर स्ट्रांग है तो। यहाँ इसका संबंध लग्ना लॉर्ड नीच के बुध के साथ है, जो बुध का नीच भंग भी कर रहा है। साथ ही यहाँ पर 8 लॉर्ड सैटर्न भी है। 8th हाउस रिसर्च का भाव होता है। तो कुल मिलाकर इस चार्ट में लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और अष्टमेश शनि का जो रिलेशन है वो 10th हाउस में बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिसर्च वर्क में एक बड़ी सफलता और बड़ी अचीवमेंट को शो करता है। दशम भाव में सूर्य भी है मित्र राशि में, जो फिजिक्स के लिए देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रहा है दिग्बली होने के कारण। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चारों प्लैनेट्स मिलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बेस्ट रिसर्चर ऑफ फिजिक्स का अवार्ड दिलवा रहे हैं। नवांश में भी आप देख सकते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड मरकरी एग्जॉल्टेड सैटर्न के साथ है 9th हाउस में और 6th हाउस में सूर्य को देख रहा है। शुक्र की तुला राशि में होकर शनि फिफ्थ लॉर्ड मरकरी के साथ है और सूर्य को देख रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 9th लॉर्ड वीनस का संबंध 10th लॉर्ड मार्स के साथ लग्न में है, जो फिजिक्स में रिसर्च वर्क के कारण नेम, फेम और अचीवमेंट को शो कर रहा है। 1921 में जब इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, उस समय इनकी सूर्य में शुक्र का दशा सीक्वेंस था, जो हमने अभी दोनों चार्ट से देखा। सभी ग्रह सभी सेम हाउसेस से कनेक्टेड हैं। आप दूसरे वर्क चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे वर्क चार्ट में भी आपको इसी तरीके का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पहली बार मुझे सुन रहे हैं और एजुकेशन से रिलेटेड ज्योतिष की अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।